Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. So हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी सेट्स को लेकर के. वी विल टॉक अबाउट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इंफॉर्मेटिव है बस, ठीक है. आपको बस जान लेना कि हाँ ऐसी चीज होती है. ओके, इक्वल सेट्स. ओके, two sets A and B are said to be equal. ठीक है, दो सेट्स A और B को हम इक्वल तब कहेंगे if every element of set A is also an element of B. मतलब A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, and every element of set B is also an element of set A. है ना, मतलब A का हर मेंबर B का भी मेंबर हो, B में भी हो, और B का हर मेंबर A में भी हो. फॉर एग्जाम्पल सेट ए मैंने लिखा है 1 2 3, सेट बी मैंने लिखा है 2 3 1. आप देख सकते हैं 1 इसका भी मेंबर है और इसका ही मेंबर है, 2 इसका ही मेंबर है, 2 इसका ही मेंबर है, 3 इसका ही मेंबर है, 3 इसका ही मेंबर है. इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें. दैट मीन्स द सेट्स आर इक्वल. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, इक्वल मतलब है ना, दोनों बिल्कुल सेम, ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता. ओके, सेकेंड इज इक्विवेलेंट सेट्स. Two sets A and B are said to be equivalent. Equivalent sets कहेंगे if cardinality of set A is equal to cardinality of set B. अगर दो सेट्स की कार्डिनैलिटी इक्वल है. कार्डिनैलिटी मीन्स आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. ठीक है, अगर कार्डिनैलिटी सेट्स की इक्वल है तो हम उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे. ध्यान रहे, यहां पर एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन नहीं लगाई गई है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन लगाई है. फॉर एग्जाम्पल, if set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to A B C, तो इन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे. इक्विवेलेंट सेट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3. लेकिन क्या इन दोनों को इक्वल सेट्स कहेंगे? नहीं. इसका हर मेंबर इसमें होना चाहिए? नहीं है. इसका हर मेंबर इसमें भी होना चाहिए था. किसी भी एंगल से ये इक्वल सेट्स नहीं है. ओके, तो कार्डिनैलिटी अगर इक्वल है देन वी विल से दैट द सेट्स आर इक्विवेलेंट. और अगर जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में बिल्कुल सेम हो तब हम इक्वल सेट्स कहेंगे. अच्छा, अगर सेट्स इक्वल हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी. ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होने का मतलब जितने एलिमेंट इसमें उतने, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें, तो कार्डिनैलिटी तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी. तो अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे. लेकिन अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. तो यहां पर एक स्टार बना हुआ है, एक पॉइंट रिमार्क लिखा हुआ है. इट शुड बी नोटेड दैट इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ओके, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इक्वल इक्विवेलेंट होगा लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल हो, दिस इज नॉट नेसेसरी. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपकी नोटबुक पर होना चाहिए. आई होप इट इज डन. ओके, ये सिर्फ डेफिनेशन वाइज है यार, है ना, बस इंफॉर्मेशन है एक तरह से. सेट्स टर्मिनोलॉजी का एक पार्ट है. हम लोग अब अगला कॉन्सेप्ट सेट्स में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सबसेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. हर टर्मिनोलॉजी मतलब हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है ना. जब आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो आपको एकदम हर टर्मिनोलॉजी की मालूम होनी चाहिए. सबसेट्स है. केमिस्ट्री में सब शेल का नाम सुना है? सब शेल, शेल के अंदर जो शेल्स होती है. बॉक्स के अंदर अगर कोई बॉक्स रखा हो, है ना, अगर और कोई मोबाइल फोन में हम लोग कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर के अंदर फिर नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, है ना. ये कोई फोल्डर है मूवीज, और इस मूवीज में दो फोल्डर्स फिर हैं, एक बॉलीवुड मूवीज और एक साउथ मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, है ना. तो देखिए, मूवीज वाले फोल्डर में हमारा दो फोल्डर है. ये मूवीज वाले फोल्डर में ही दो फोल्डर्स हैं, एक बॉलीवुड मूवीज का और एक साउथ इंडियन मूवीज का, है ना, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड. तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि बॉलीवुड मूवीज का ये जो बॉक्स बनाया हम लोगों ने, इस फोल्डर के अंदर जो एक और फोल्डर बनाया है,
ये भी तो एक सेट ही है। ये जो साउथ इंडियन मूवीज का फोल्डर बना है ये भी तो एक सेट ही है। क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्या मैं किसी भी साउथ इंडियन मूवी का नाम बताऊंगा तो वो किस किस बैग में जाएगा? इसी में तो जाएगा। मैं किसी भी बॉलीवुड इंडियन मूवी का नाम बताऊंगा तो वो किस में जाएगा? इसमें जाएगा, है ना? और ये दोनों के दोनों किस फोल्डर में जाएंगे? मूवीज वाले फोल्डर में जाएंगे। तो एक्चुअली सबसेट जो होता है वो सेट के अंदर बना हुआ एक और सेट होता है। बड़ा सिंपल सा, इसके नाम से बातें क्लियर होती हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। A set P is called a subset of another set Q if and only if P को हम Q का सबसेट कहेंगे अगर, है ना, every element of P is also an element of Q. It's very important. P का हर मेंबर Q का भी मेंबर होना चाहिए, है ना? जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि ये मूवीज, और मूवीज में हम लोगों ने दो फोल्डर्स बनाए थे, एक बॉलीवुड मूवीज और एक टॉलीवुड मूवीज। तो क्या बॉलीवुड मूवीज में जितनी मूवीज रखी हुई हैं, जितनी भी फिल्में इस फोल्डर में आपने सेव की हैं, क्या वो फिल्में मूवीज नहीं है? क्या वो फिल्में इसका एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल है ना। मूवीज के अंदर ही हमने सारी मूवीज रखी हैं, बॉलीवुड भी और साउथ इंडियन भी, है ना। तो इस फोल्डर का हर मेंबर इसका मेंबर ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये फोल्डर खुद ही इसके अंदर है। तो इसका मेंबर भी इसका मेंबर हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ। समझ आ रही बात? सो सबसेट की डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सीधी सी है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, अगर P का हर एलिमेंट Q का भी एलिमेंट हो तब हम कहेंगे P इज अ सबसेट ऑफ Q। ध्यान रहे, Q का हर एलिमेंट P का एलिमेंट हो इसकी बात नहीं कही जा रही है। P का हर एलिमेंट Q का एलिमेंट होना चाहिए। अगर P को हम Q का सबसेट करें, इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, ठीक है, मैथमेटिकली इफ सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, ये साइन जो है ना ये सबसेट का है। तो क्या पढ़ते हैं? P इज अ सबसेट ऑफ Q। यहां से पढ़ते हैं P इज अ सबसेट ऑफ Q, ऐसे नहीं पढ़ोगे Q इज अ सबसेट ऑफ P। P इज अ सबसेट ऑफ Q, ऐसे पढ़ा जाता है इसे। ओके, इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब आप जानते हैं मैथ्स में, इसका मतलब है कि इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, तो इसका मतलब है कि विच इंप्लाइज दैट ऐसे लिखें, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, या ऐसे लिख दें, इफ A बिलोंग्स टू P देन A विल ऑल्सो बिलोंग्स टू Q। अगर P का कोई मेंबर हमने सेलेक्ट किया तो वो हमको Q में भी मिलेगा, क्योंकि ये वाला फोल्डर, ये P वाला सेट किसमें है? Q के अंदर है। तो इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट कहा जाएगा। समझ आ रही है? बिल्कुल सीधी चीज है। सो P इज सबसेट ऑफ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका मतलब ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q। ओके, ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप फटाफट से समझेंगे इसमें। If P is not a subset of Q, then ऐसे लिखते हैं, P is not a subset of Q, है ना। यस, ऐसे सबसेट वाला साइन ना, कैसे इसको कट कर देते हैं। एंड एक बात ये समझ लीजिए आप फटाफट से कि इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, ध्यान दीजिएगा, अगर P Q का सबसेट है एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P और Q P का सबसेट है, मतलब दो सेट्स हैं हमारे पास। अगर P के सारे एलिमेंट Q में हो और Q के सारे एलिमेंट P में हो,
all the elements that belongs in P are also belongs in Q, and all the elements that belongs in Q also belongs in P. ठीक है, देन वी विल से दैट P एंड Q आर. आप खुद सोचिए, अगर P का हर मेंबर Q में भी है और Q का हर मेंबर P में भी है, तो इसका मतलब P और Q के मेंबर्स क्या हुए? बिल्कुल सेम हो गए. जो मेंबर P में है वो Q में है, जो मेंबर्स Q में है वो P में है. दैट मीन्स P एंड Q आर इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स की डेफिनेशन अभी पढ़ रहे थे हम लोग. Equal sets में all the elements that are members of P are also members of Q, and all the elements that are members of Q are also members of P. तो अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? ठीक है, if P is a subset of Q and Q is a subset of P, which means that P is equal to Q. That means set P and set Q are equal sets. अच्छा, अब इस बात को ऐसे भी समझिए, अगर P और Q इक्वल हैं तो इसका मतलब P का हर एलिमेंट Q में है. इसका मतलब ये बात सही है, P इज अ सबसेट ऑफ Q, एंड Q का हर मेंबर P में है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये गिवन है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये. और अगर ये गिवन है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये. इसका मतलब यहां पर मैं बोथ साइड इंप्लीकेशन वाला साइन बनाऊंगा. इसी को IFF कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ये वाला अगर ये बात सही है तो ये भी सही होगी, एंड इफ दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस विल ऑल्सो बी ट्रू. इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P, देन P एंड Q आर इक्वल. इफ P एंड Q आर इक्वल, देन P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q विल बी अ सबसेट ऑफ P. ये वाला जो स्टेटमेंट, ये जो भी आपको लिखाया गया ना, ये सेट थ्योरी में प्रूव करने के बहुत काम आता है. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रूविंग में बहुत यूज होगा. हम लोग आगे क्वेश्चंस लगाएंगे. ओके, इसके साथ अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप हो गया होगा. इसी में हम लोग और रिमार्क्स ऐड कर रहे हैं. ध्यान दीजिए, इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q, अगर P Q का सबसेट है, मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स इन P ऑल्सो बिलोंग्स इन Q, एंड देखिए हमको P के सारे मेंबर्स Q में है ये तो मालूम है, लेकिन Q के सारे मेंबर्स P में है या नहीं इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देता. सबसेट्स की आप डेफिनेशन पढ़िए. सेट थ्योरी वाला जो चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, और ये पूरी तरह से लॉजिक्स पर बेस्ड होता है. अभी आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, आगे पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. ये सब पूरी तरह से लॉजिक पर बेस्ड होता है. इसके थ्योरी, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो इतनी वेटेज रखती है कि अगर आपने गलत मतलब निकाला उसका तो आप तुरंत भटक जाएंगे कॉन्सेप्ट से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेशन बहुत है ना कीन इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है. अ सेट P is called subset of another set Q if every element of P is also an element of Q. अगर P का हर एलिमेंट Q का भी एलिमेंट हो, Q का हर एलिमेंट P का एलिमेंट हो या ना हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया. मतलब P is a subset of Q, then क्या बस अगर P Q का सबसेट है, then what will we conclude? We will conclude that all the elements that belongs in P will also belongs in Q. Q के elements P में है कि नहीं? We can't say. Okay. If P is a subset of Q and P and Q are not equal. अब देखिए, P के सारे एलिमेंट Q में हैं और P और Q इक्वल नहीं है. इसका मतलब Q के सारे एलिमेंट P में नहीं है. अगर P के सारे एलिमेंट Q में हैं और Q के सारे एलिमेंट P में होते तो P और Q क्या हो जाते? इक्वल हो जाते. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था. समझ आ रही बात? अगर P और P के सारे एलिमेंट्स Q में हों और Q के सारे एलिमेंट्स P में हों तो देन P एंड Q विल बी इक्वल. तब तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. लेकिन यहां लिख रहा है P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड P एंड Q आर नॉट इक्वल. इसका मतलब Q P का सबसेट नहीं है. इट मींस दैट, या ऐसे लिखते हैं, देन we say that
P is a proper सबसेट ऑफ Q, है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। प्रॉपर सबसेट, अगर P और Q इक्वल नहीं है, P इज अ सबसेट ऑफ Q बट P एंड Q आर नॉट इक्वल, देन वी विल से दैट P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ये बात समझनी है कि प्रॉपर सबसेट किस कंडीशन में कहा जाता है, ठीक है। देखो समझो बात को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये दोनों सेट्स इक्वल है ना, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A का हर मेंबर B में भी है, B का हर मेंबर A में भी, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल सेट्स। लेकिन अगर मैं यहां एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, A इज द सबसेट ऑफ B, यस सर, A का हर एलिमेंट B में है, A इज द सबसेट ऑफ B बट A एंड B आर नॉट इक्वल। इक्वल कहां है, इसमें 4 तो है। If P is a subset of Q and P and Q are not equal, इसको P लिख लो यार, इसको Q लिख लो, अगर डाउट हो कंफ्यूजन हो तो। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि P is a proper subset of Q। अगर ये 4 नहीं लिखा रहता ना, तब हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, तब हम कहते हैं P is a subset of Q, ठीक है। P is a subset of Q। एक्चुअली हमको Q देखिए, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना कि P is a subset of Q, तो इसका मतलब हमको Q के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। हमको बस इतना मालूम है कि P का हर मेंबर Q में है, ये नहीं मालूम है कि Q का हर मेंबर भी P में है या नहीं। हम लोग इस, अगर P का हर मेंबर Q में, अगर हमको सिर्फ वन साइडेड इंफॉर्मेशन मालूम है, अगर हमको सिर्फ इतना पता है कि P का हर मेंबर तो Q में है, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि P इज अ सबसेट ऑफ Q। लेकिन अगर हमको बाद में कोई ये बता दे कि सर Q का हर मेंबर P में नहीं है, मतलब P एंड Q आर नॉट इक्वल, तब हम जरूर कह सकते हैं, तब हम कहेंगे दैट P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, है ना। देखिए यार, सबसेट कहना और प्रॉपर सबसेट कहना एक तरह से एक ही बात है। बस अगर आपको Q के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग सिर्फ सबसेट वर्ड यूज करते हैं। अगर हमको Q के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे यहां हमको Q के, यहां देखो, अगर हम Q के बारे में आपको कोई इतना बता दे कि Q में 1 2 3 तो है ही, मतलब इससे ज्यादा है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम, बट कोई बस इतना, स्टिल बस इतना बता देना दैट 1 2 एंड 3 आर ऑल्सो बिलोंग्स इन Q। अगर इतना बता दे तो आपको इतनी बात तो पक्की हो जाएगी दैट P इज अ सबसेट ऑफ Q, P Q का सबसेट है, इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई Q के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई Q में 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, तब आपको मालूम चलेगा कि P और Q इक्वल नहीं है। तब आपको Q की भी इंफॉर्मेशन पूरी मालूम है ना। और जब आपको Q की भी इंफॉर्मेशन पूरी मालूम है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि इसका मतलब सर P को सिर्फ सबसेट कहना ठीक नहीं है, प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। प्रॉपर सबसेट पूरी तरह से इसके अंदर ही है, पूरी तरह से। प्रॉपर सबसेट का मतलब पूरी तरह से उसके अंदर है। और सिर्फ सबसेट कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर कंटेन भी कर सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। P Q के इक्वल भी हो सकता है, P Q के अंदर कंटेन भी कर सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है ना। क्योंकि हमको Q के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग दोनों बातें सोचेंगे, दोनों ऑप्शन सोचेंगे कि हो सकता है P Q के इक्वल हो सकता है P Q के इक्वल ना हो, उसके अंदर कंटेन कर रहा हो। अगर आपको Q के बारे में पता चल गया कि P और Q इक्वल नहीं है, तब आप कहेंगे दैट P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। एंड आई थिंक यार ये काफी, है ना, बहुत एक्सप्लेनेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए। इसमें हमेशा स्टूडेंट्स, आप हायर क्लास तक चले जाइए, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में स्टूडेंट से पूछ लिए, बहुत सारे लोग सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। इस कंडीशन में when we say that P is a proper subset of Q, then Q is called superset of P। ये सारी टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं कुछ अलग से ला करके आपको नहीं दे रहा, ठीक है। अगर P Q का प्रॉपर सबसेट है, इफ P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, तब हम कहेंगे Q इज सुपर सेट ऑफ P।
मतलब कहीं अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया ना कि Q इज अ सुपर सेट ऑफ P, अगर सुपर सेट बोल दिया कि Q इज अ सुपर सेट ऑफ P, तो इसका मतलब P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। और अगर P Q का प्रॉपर सबसेट है तो P पूरी तरह से Q के अंदर है, मतलब P और Q इक्वल नहीं है। एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन P is also belongs in Q, but P and Q are not equal. This is very important. Okay. I hope आपको प्रॉपर सबसेट्स और सुपर सेट का मतलब समझ में आ गया होगा। Just take a screenshot. Okay. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे। वो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। बट अगर आप डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी एकदम अच्छे से पढ़े रहे ना, बार बार इस बात को समझिएगा, एक बार आपको बात एकदम बैठ गई दिमाग में तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या कहना चाहे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट से बात करते हैं। इसमें कुछ रिमार्क्स और हैं जो मैं आगे ऐड करते चला जा रहा हूँ। जरा एम्प्टी, जरा एक सेट ए हम कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर 1, 2 एंड 3। एक सिंपल सेट में कंसीडर करता हूं और एक सेट हम कंसीडर करें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको याद होगा, नल सेट, वॉइड सेट, अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसका आर्डिनैलिटी इज 0। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए लॉजिक है, यहां पर कोई बहस वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन दिस सेट, एम्प्टी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन एम्प्टी सेट ऑल्सो बिलोंग्स इन ए, तो क्या ये बात गलत काटी? मैथमेटिकली लॉजिकली आप गलत कर सकते हैं क्या, है ना। आप गलत, है ना। आप ये नहीं कि सर यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है यहां पर एलिमेंट नहीं है, आप ये मत देखिए कि यहां एलिमेंट है कि नहीं है। आप मेरा स्टेटमेंट पढ़िए, सबसेट की डेफिनेशन क्या है। आप मेरा स्टेटमेंट सुनिए और उस स्टेटमेंट को सुन करके बोलिए कि क्या वो कहना गलत है या सही है। अगर मैं ये कहूं कि एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स इन दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स इन ए, तो क्या ये कहना गलत हो जाएगा? नहीं। मैं सीधे सीधे आपसे कहूंगी भाई मुझे यहां जो दिखाई दे रहा है वो मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है, और यहां चूंकि कुछ नहीं है तो यहां भी कुछ नहीं है। आप लॉजिक पकड़िएगा, मैथ्स मत लगाइए यहां पर कि कोई प्रूविंग होगी। जो एलिमेंट मुझको यहां दिखाई दे रहा है वो मुझको यहां भी दिखाई दे रहा है, और आपको भी यहां दिखाई देना चाहिए। यहां जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें भी है। यहां जितने भी एलिमेंट हैं, एक्चुअली कोई नहीं है बट जो भी है यहां पर, अगर यहां पर वॉइड है, खाली जगह है, तो वो खाली जगह मुझको यहां भी दिखाई दे रही। लो बना दी ये यहां खाली जगह बना दी। जो एलिमेंट यहां इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज मुझको दिखाई दे रही है वो मुझे यहां भी दिखाई दे रही है। इसीलिए लॉजिकली ये बात कही जाती है दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सर आप यहां कुछ भी लिख देते तो वो तो सबसेट हो ही जाता है, जब आप ऐसे ही जिद कर रहे हैं। हाँ, तो एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, है ना, is a subset of every set। मतलब जो एम्प्टी सेट है हमारा वो हमेशा हर सेट का सबसेट ही होगा। आप मुझको कमेंट में ये बताइए कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये जो एम्प्टी सेट है वो सेट ए का, ए कुछ भी हो सकता है। एम्प्टी सेट जो है वो सेट ए का, ठीक है। अगर मैं ये को नॉन एम्प्टी मानूं, ये एम्प्टी नहीं है, बस ये एम्प्टी नहीं मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ए में कोई भी एलिमेंट है, बस ए में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट भी है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो फाई ए का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। आपके आंसर करने का मतलब होगा कि आपको प्रॉपर सबसेट का लॉजिक समझ में आ गया। ओके, इसी तरीके से एक और बात, अगर मैं कोई भी सेट लिख दूं, कोई भी सेट, फिर वही लिख दे रहा हूं, और एक और सेट लिखूं, यही सेट 1, 2, 3, तो
तो क्या मैं ये कहूं कि ये ए का सबसेट है? इज द सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ? वन इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। हाँ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से सर हर सेट खुद का सबसेट हो जाएगा? बिल्कुल। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। मतलब फॉर ऑल सेट, इसको क्या पढ़ना है? फॉर ऑल, ऐसे लिख रहे हैं, फॉर ऑल सेट या फॉर एनी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप मुझको ये बताइए यहां पर फिर से, वैसे ये सिंबल लिखना यहां पर सही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ठीक है, मतलब सही क्या नहीं है, सही है। अब आप मुझको यहां ये बताइए कि क्या सेट ए का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है? जरूर बताइएगा। ये यहां पर भी ये ए नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा? और ये सेट ए खुद का प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा? दोनों बातें मुझे बताइएगा 1 2 करके। ओके, आई थिंक सेट्स में सबसेट्स में और कोई टर्मिनोलॉजी छूट रही हो। इक्वालिटी मैंने बता दी। नहीं, अब कुछ नहीं छूटा, एवरीथिंग इज डन। इक्वालिटी मैंने बता दी, एम्प्टी सेट और ये सेट्स का कंडीशन बता दी। एक छोटी सी चीज और है, जरा मुझे ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए। ये कौन सा सेट है सर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, याद है ना? स्पेशल सेट्स पढ़ाए थे पहले ना, जो पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वाला नहीं, नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होगा इंटीजर्स का। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर्स का। ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक रियल नंबर्स का एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रेशनल नंबर का एक बॉक्स है, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स का, इस तरीके से है ना। ये रियल नंबर्स का है ना, ये रेशनल नंबर्स का है ना, ये इंटीजर्स का और ये नेचुरल नंबर्स का, इस तरीके से, ठीक है। ये सेट है, ये उसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, और ये, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो। तो ये था सबसेट्स, ठीक है। सेट के अंदर जब हम लोग कोई दूसरा सेट प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, किसी वेल डिफाइंड, ठीक है, कोई ऐसा कलेक्शन जिस जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, उसके अंदर जब हम एक और कलेक्शन डिफाइन करते हैं जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, तो हम ऐसे कलेक्शन को सबसेट्स कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम सब शेल वर्ड का यूज करते हैं, उसी तरीके से मैथ्स में सबसेट वर्ड का यूज करते हैं। आप लोगों ने 10th में सब शेल जरूर पढ़ी होगी शायद, ठीक है। तो ये आपकी नोट्स पर होना चाहिए। और सबसेट के बाद जो सेट्स में आगे है, हम लोगों को पावर सेट पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट्स पढ़ना है, इंटरवल्स पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।